नमस्कार दोस्तों, आज हम SVPA सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 3 में पेंट एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग एटोमाइजेशन की बात करेंगे। जैसा कि नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पेंट का एप्लीकेशन करना है जिसमें एटोमाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट हो। अब एटोमाइजेशन क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप देखिए कि मोस्टली हम लोग जो पेंट एप्लीकेशन करते हैं तो दो तरीके से हो सकता है पेंट का एप्लीकेशन, या तो जिसमें एटोमाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट हो और जिसमें एटोमाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो ऐसे जो प्रोसेस है जिनमें एटोमाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसमें मुख्यतः ब्रश का एप्लीकेशन है, डिपिंग है, डिप करके करते हैं, या जैसे रोलर एप्लीकेशन होता है। ये आप लोगों ने अपने चारों तरफ हम लोगों को देखने में भी मिल जाता है। ब्रश और रोलर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे घर में होता है ब्रश का एप्लीकेशन और रोलर वगैरह का एप्लीकेशन भी होता है, और डिपिंग का भी एप्लीकेशन हम लोग कई बार करते हैं, बट ज़्यादातर ये इंडस्ट्रियल या आर्किटेक्चरल नहीं, इंडस्ट्रियल फिनिशेस में ही ज़्यादातर करते हैं। फिर आपका आता है पेंट एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग एटोमाइजेशन। तो एटोमाइजेशन में हम लोग जैसे स्प्रे का करते हैं, स्प्रे में भी कई तरीके से एटोमाइजेशन करते हैं, जैसे एयरलेस है, कन्वेंशनल एयर का यूज़ करते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे करते हैं, या हाई वॉल्यूम लो प्रेशर एटोमाइजेशन करते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हैं ये। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है एप्लीकेशन टेक्निक का? सिलेक्शन क्राइटेरिया में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट, कि हमें सबस्ट्रेट कैसा है हमारा। जैसे अगर मेटल है तो मेटल पे हम लोग सभी तरीके के पेंट एप्लीकेशन को हम लोग कर सकते हैं। ख़ास तौर से हम लोग डिपिंग का एप्लीकेशन करते हैं वहाँ पर जहाँ पर बॉक्स सेक्शन होता है। बॉक्स सेक्शन मीन्स जैसे कि कार बॉडी है तो कार बॉडी में जैसे कई सारे बॉक्स सेक्शंस होते हैं, उसके अंदर पेंट नहीं जा पाता है, तो उसको अगर हम डिप मेथड से करेंगे तो डिप में क्या होगा कि हमारा पेंट अंदर तक बॉक्स सेक्शन के अंदर जा सकता है। इस तरह से उसके अंदर पेंट का एप्लीकेशन हो सकता है। वुड में जो होता है, वुड में डिपिंग के अलावा, डिपिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा हम लोग सारी तरह की पेंट एप्लीकेशन जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस की हैं वो कर सकते हैं। इसका प्लास्टिक में भी सेम है, डिपिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा सारा हम लोग सारे काइंड ऑफ एप्लीकेशन कर सकते हैं। हाँ यस, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि प्लास्टिक में भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन कर सकते हैं। आजकल क्या करते हैं कि प्लास्टिक के ऊपर हम लोग एक प्राइमर लगा देते हैं जो कंडक्टिव प्राइमर होता है। तो कंडक्टिव प्राइमर करने के बाद उसके अंदर एक कंडक्टिविटी आ जाती है और फिर उसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस तरह से आपका आर्किटेक्चरल फिनिश आता है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा हम लोग बाकी सारी तरीके से मेथड यूज़ कर सकते हैं। सेम इंडस्ट्रियल में भी हम लोग सारी तरीके की पेंटिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। अब फिनिश के हिसाब से हम लोग का बात करें तो फिनिश हम लोग को कैसी चाहिए? यूनिफॉर्म चाहिए, ग्लॉसी चाहिए, सेमी ग्लॉसी चाहिए, मैट चाहिए, एक्सेल चाहिए। बट ज़्यादातर क्या होता है जो बेटर फिनिश के लिए हम लोग स्प्रे एप्लीकेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। डिपिंग एप्लीकेशन वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पर हम लोग को बॉक्स सेक्शन में कवरेज करनी होती है। कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, जैसे सॉल्वेंट बेस्ड पेंट जो होता है उसमें फ्यूम निकलता है, तो डिपेंड करता है कि हमारी एंड रिक्वायरमेंट क्या है, कि हम लोग सॉल्वेंट बेस्ड पेंट यूज़ करना चाहते हैं या हम लोग वाटर बेस्ड पेंट यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट बेस में सॉल्वेंट निकलता है तो सॉल्वेंट का इवेपोरेशन हो जाता है, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वो हमारे लिए हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है। तो इसके लिए ये एक तरह से देखा जाए तो सॉल्वेंट एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर कई सारे गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कितना TLV का यूज़ करना है हम लोग को पेंट, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यूज़ की होती है। इसके अलावा उसके अंदर एक फ्लेमेबिलिटी की भी प्रॉपर्टी होती है, उसके भी चांसेस रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है सॉल्वेंट बेस्ड पेंट में। तो इसके लिए आजकल जो है वाटर बेस्ड पेंट का ज़्यादातर इस्तेमाल होने लगा है। कई सारी टेक्नोलॉजी आ रही हैं उसमें वाटर बेस्ड पेंट का यूज़ हो रहा है। इसके अलावा आपका जैसे हाई सॉलिड कोटिंग है या पाउडर कोटिंग है या ये रेडिएशन क्योरिंग है, इस टाइप की क्योरिंग वगैरह भी हम लोग यूज़ करते हैं। इस टाइप की पेंट टेक्नोलॉजी भी हम लोग यूज़ करते हैं पेंटिंग के लिए।
फिर आपका आता है कॉस्ट के लिए देखा जाता है तो हम लोग का ब्रश हो गया, डिप हो गया, रोलर हो गया, स्प्रे हो गया। तो ये भी हम लोग का डिपेंड करता है कि कौन सा एप्लीकेशन हमें करना है। जैसे ब्रश एप्लीकेशन है तो ब्रश बहुत इजीली या लीस्ट कॉस्टली है, ब्रश लेकर आए मार्केट में लगा दिया। डिपिंग में थोड़ा होता है कि सिस्टम का अरेंजमेंट करना पड़ता है तो उसमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। रोलर भी कंपेरेटिवली चीप होता है। स्प्रे एप्लीकेशन भी एक तरह से देखा जाए तो सिस्टम का अरेंजमेंट करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली होता है। फिर हम देखेंगे कि हमें पेंट का एप्लीकेशन में मैनुअल हमें करना है या हमें ऑटोमेटिक करना है। जैसे ब्रश होता है तो उसमें मैनुअल एप्लीकेशन होता है, डिपिंग होता है तो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरीके का होता है। रोलर जो होता है वो मैनुअल भी होता है, रोलर मैनुअल होता है, स्प्रे ऑटोमेटिक भी होता है और मैनुअल भी होता है। तो स्प्रे कोटिंग से हम लोगों को क्या बेनिफिट्स क्या होता है? हम लोग स्प्रे कोटिंग जो यूज़ करते हैं उससे सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि हम लोग को यूनिफॉर्म कोटिंग पूरे सरफेस पे मिल जाती है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि स्प्रे एप्लीकेशन में ओवर स्प्रे थोड़ा कम होता है। ओवर स्प्रे कम होने से क्या होता है कि हम लोग का पेंट की सेविंग भी उससे प्राप्त हो जाती है। अब ओवर स्प्रे जैसे कि स्प्रे जब निकलेगा तो स्प्रे क्या होगा कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। बट जो देखा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे से वो भी टेंडेंसी हमारी ख़त्म हो जाती है। कन्वेंशनल स्प्रे में तो थोड़ा सा लॉस हो सकता है, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें ट्रांसफ़र एफिशिएंसी की हम बात करेंगे आगे, तो उसकी ट्रांसफ़र एफिशिएंसी भी ठीक ठाक हो जाती है, 70% तक मिल जाता है। फिर हम बात करेंगे बेकिंग की। तो बेकिंग में भी हम लोगों को किस टाइप का फिनिश चाहिए होता है, जैसे किस टाइप का कोटिंग करना होता है, जैसे एयर ड्राइंग हो गया, स्टोविंग हो गया या रेडिएशन क्योरिंग हो गया। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, अब ये भी हम लोग जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड बेस्ड कोटिंग होता है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, और वाटर बेस्ड होता है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। आजकल हम लोग पाउडर कोटिंग, हाई सॉलिड और यूवी क्यूरेबल या रेडिएशन क्यूरिंग भी आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग का सॉल्वेंट का यूज़ कम से कम होता है। यही हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, ताकि हम लोग का एटमॉस्फेयर पर ज़्यादा लोड ना पड़े। फिर आता है एक्सपोजर टू इन्वायरमेंट, ये भी सेम चीज़ ही है बेसिकली, तो बस नाम अलग अलग है। जैसे सॉल्वेंट बेस्ड यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा सा हानिकारक है, और फ्लेमेबिलिटी होता है इसलिए थोड़ा रिस्क भी रहता है। इसलिए वाटर बेस हो गया, हाई सॉलिड पेंट हो गया, वो पाउडर कोटिंग, रेडिएशन क्यूरेबल कोटिंग यूज़ करते हैं। ट्रांसफ़र एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ब्रश में ओवर स्प्रे बहुत होता है, लेकिन इसमें क्या होता है यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है पेंट की लेयर में। यूनिफॉर्मिटी ना होने से क्या होता है कि उसकी जो पेंट का वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है उसमें, राइट। उसके बाद आता है डिपिंग में भी क्या होता है, इसमें यूनिफॉर्मिटी तो होती है, लेकिन क्या होता है कि पेंट का कैरी ओवर बॉडी के साथ चला जाता है। मतलब जैसे हमने बॉडी को किसी चीज़ में डिप करने के बाद जब हम निकालेंगे तो उसके साथ जो पेंट जो होता है वो बॉडी के साथ लगे लगे बाहर आ जाएगा, तो ये वो अभी हमारे लिए वेस्ट है। फिर हम रोलर कोटिंग की बात करते हैं। रोलर कोटिंग में क्या होता है कि इसमें ओवर स्प्रे कम होता है, लेकिन फिनिश इसमें अच्छी नहीं मिलती है, मतलब स्मूथ फिनिश नहीं मिलेगी, या ग्लॉसी टाइप का नहीं मिलेगा, मैट फिनिश या एक्सेल फिनिश इसमें मिल सकता है। फिर हम स्प्रे में बात करते हैं तो स्प्रे में इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि ओवर स्प्रे बहुत रिड्यूस हो जाता है, और साथ ही साथ इससे हमारी ट्रांसफ़र एफिशिएंसी भी हमको अच्छी मिलती है। इसमें ट्रांसफ़र एफिशिएंसी मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ। ट्रांसफ़र एफिशिएंसी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ट्रांसफ़र एफिशिएंसी मीन्स कि हमने जितना पेंट लिया, 100 ग्राम पेंट लिया तो 100 ग्राम में से कितना पेंट हमारा बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। 100 में से 100 ग्राम अगर ट्रांसफ़र हो गया तो 100% ट्रांसफ़र एफिशिएंसी हो गई। 100 में से 70% ट्रांसफ़र हुआ तो 70% ट्रांसफ़र एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। तो आइडियली क्या होता है कि पूरा का पूरा पेंट स्प्रे में तो नहीं ट्रांसफ़र हो, स्प्रे में 100% ट्रांसफ़र एफिशिएंसी नहीं मिल पाती है। उसमें बस ये रहता है कि कुछ ओवर स्प्रे एटमॉस्फेयर में भी चला जाता है, तो वो एक तरह से वो लॉस हो जाता है। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि मैनुअल गन का 45% ट्रांसफ़र एफिशिएंसी होता है, और जो रोबोटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे होता है उसमें लगभग 70% 75% तक ट्रांसफ़र एफिशिएंसी होता है। अब हम स्पीड ऑफ एप्लीकेशन हमारी क्या रहेगी, जैसे ब्रश है उसमें लेस स्पीड रहती है, स्पीड कम रहती है। डिपिंग में ऑप्टिमम स्पीड रहती है, वो डिपेंड करता है कि हमारी क्या सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। रोलर में भी लेस स्पीड रहती है, क्योंकि ये सब मैनुअल करते हैं। स्प्रे में थोड़ी स्पीड हाई रहती है, स्पीड ऑफ एप्लीकेशन। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कम समय में वो पूरी बॉडी में कम मेहनत से ही वो पूरी कवरेज ले लेता है, इसलिए इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन, मतलब इंडस्ट्रियली अगर देखा जाए, बैच में या कंटिन्यूस प्रोडक्शन अगर हम करते हैं तब हमारा वहाँ पे मेज़रमेंट बहुत आराम से समझ में आता है।
कि हमारा स्प्रे स्प्रे एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हम लोग उससे प्राप्त कर पा रहे हैं। फिर बात है फिल्म थिकनेस। जैसे ब्रश है तो ब्रश में फिल्म थिकनेस पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें पता नहीं चल पाता कि हमें कितना उसमें कितनी DFT आ रही है उसकी। तो ज़्यादा DFT अगर हम करेंगे पेंट तो वो भी तो वेस्ट है एक तरह से देखा जाए। इसीलिए बार बार हम बोल रहे हैं कि जो इसमें यूनिफॉर्मिटी, इसमें वेस्टेज, ऑल द ट्रांसफ़र एफिशिएंसी ब्रश एप्लीकेशन में 100% रहती है, मानते हैं, दैट इज़ ओके। बट उसमें क्या होता है कि DFT ज़्यादा होने से उसमें एक तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है, और DFT ज़्यादा होने से उसमें पेंट का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है। तो एक तरह से देखा जाए कि 100 ग्राम पेंट में हम किसी 3 आर्टिकल पेंट कर लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से, वही 100 ग्राम पेंट से हम लोग ब्रश एप्लीकेशन करेंगे तो 1.5 बॉडी हम लोग कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है कि हमारा यूज़ कैसा है। ऐसा नहीं है कि ब्रश एप्लीकेशन ख़राब होता है। अब ब्रश एप्लीकेशन घर में हमको ब्रश करना है तो हम थोड़े ना वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक लेके घूमेंगे, ठीक है। वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ है। अब डिपिंग है, डिपिंग में ऑप्टिमम कंट्रोल रहता है फिल्म थिकनेस का, ठीक है। ये हम बात करेंगे डिपिंग के बारे में भी बात करेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रो डिपोजिशन की बात करेंगे। वो मेन प्रोसेस होता है डिपिंग का जो हम लोग आजकल यूज़ करते हैं। फिर आता है रोलर एप्लीकेशन में भी ऑप्टिमम कंट्रोल रहता है, लेकिन स्प्रे एप्लीकेशन में जो होता है DFT का एक्सीलेंट कंट्रोल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं एटोमाइजेशन के बारे में कि एटोमाइजेशन क्या होता है। तो एटोमाइजेशन मीन्स, जैसे हम लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, मीन्स पेंट या किसी भी लिक्विड को अगर हम स्मॉल ओरिफाइस से हम निकालें, अगर हम उसको प्रेशर से उसको निकालेंगे तब भी वो हमारा क्या होगा, ऑटोमाइज हो जाएगा। और या फिर किसी एयर के माध्यम से, जैसे बर्नौली में हम लोग पढ़ते हैं, एयर के माध्यम से अगर हम लिक्विड का संपर्क कर लें तब भी हम लोगों का एटोमाइजेशन हो जाएगा। तो एटोमाइजेशन मीन्स होता है कि किसी भी लिक्विड का, चाहे वो पेंट हो या कोई भी लिक्विड हो, उसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में स्टैगर्ड होना, डिस्ट्रीब्यूट होना ही एटोमाइजेशन कहलाता है ना। फाइनली डिवाइडेड मिस्ट ऑफ ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड एटोमाइजेशन। और हम लोग दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड पेंट इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स इज नोन एज एटोमाइजेशन। जैसे हमने यहाँ पर एक दिखाने की कोशिश की है, जैसे ये आप ये देख सकते हैं इस फिगर में लेफ़्ट साइड में, यहाँ पर जैसे पेंट हमारा यहाँ पे ओरिफाइस से ये निकल रहा है, और ओरिफाइस से निकलते ये पेंट जो है वो बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, या मिस्ट भी इसको बोल सकते हैं। तो ये एक तरह से एटोमाइजेशन हुआ। अब ये होता कैसे है, अब आप ये देखिए, जैसे कि हम लोग का ये है, कोई लिक्विड आ रहा है, अगर उसको एयर मिल गई, पीछे से प्रेशराइज्ड एयर मिल गई, उस एयर के संपर्क में आके लिक्विड उसके साथ बह जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद जैसे ही वो लिक्विड ओरिफाइस से बाहर निकलेगा, ओरिफाइस या होल से बाहर निकलेगा, वो तुरंत वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने के दो कारण होते हैं। एक तो होता है कि जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आता है, तो एटमॉस्फेयर में जैसे ही आता है तो वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस उसको मिल जाता है, पहले की सप्लाई, इनपुट और आउटपुट, इसके बीच में प्रेशर डिफरेंस मिलने से क्या होता है कि पेंट जो होता है बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है और मिस्ट बनाता है। तो इनके बीच में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पेंट के जो पार्टिकल्स हैं या लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन होने से क्या होता है कि वो और फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो इस तरह से इनकी एक स्ट्रीम प्राप्त हो जाती है, जिसी को हम लोग एटोमाइजेशन कहते हैं। अब मेथड्स ऑफ एटोमाइजेशन करने के कितने मेथड होते हैं। एक तो एयर स्प्रे हो गया। एयर स्प्रे में क्या होता है, इसमें हाई वेलोसिटी ऑफ एयर स्ट्रीम जो होता है वो लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड स्ट्रीम के संपर्क में आती है। जैसे ही संपर्क में आती है तो इनके बीच में फ्रिक्शन होता है, रिजल्टिंग फ्रिक्शन होता है, उससे पेंट के स्मॉल ड्रॉपलेट्स जनरेट हो जाते हैं। जैसे हम लोग, आपने देखा होगा, जैसे हेयर कट करने के लिए सैलून वगैरह जाते हैं, या जो हमारी पिचकारी होती है वो इसी सिद्धांत पर एक तरह से कार्य करती है। ये पिक्चर आप जैसे देख सकते हैं, मैंने ऊपर भी डिस्कशन किया था। एटमाइज्ड एयर है, ये लिक्विड है। लिक्विड जो है एयर के संपर्क में आ जाएगा, स्लो मूविंग लिक्विड, और जैसे उसके संपर्क में आएगा, इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन होगा, ओरिफाइस से जैसे ही बाहर निकलेंगे तुरंत वो स्मॉल फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक होता है
हाइड्रोलिक एटोमाइजेशन। हाइड्रोलिक एटोमाइजेशन कब होता है? जब हाई वेलोसिटी फ्लूइड एक स्मॉल ओरिफाइस से निकल के एक स्टेशनरी एटमॉस्फेयर में जाता है। मीन्स जैसे ये फ्लूइड है, ये हाई वेलोसिटी फ्लूइड है, यहाँ से ये दिख रहा है आपका, एरो भी दिखा रहा है। हाई वेलोसिटी फ्लूइड ओरिफाइस से निकला और बाहर वो स्टेशनरी मतलब स्थिर एटमॉस्फेयर में जैसे ही गया तुरंत ही वहाँ पर एटोमाइजेशन हो गया। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिक एटोमाइजेशन। फिर आता है आपका सेंट्रीफ्यूगल एटोमाइजेशन। सेंट्रीफ्यूगल एटोमाइजेशन में क्या होता है? इसमें इस तरह से समझिए कि ये जो डिस्क होता है, इसमें डिस्क या बेल होते हैं, ये देखिए इसको हम लोग बेल बोलते हैं, आगे भी आप लोगों को समझ में आएगा ना। इस बेल में बीच में देखिए जो एक होल दिखाई दे रहा है, इस होल से पेंट आता है और इसके चारों तरफ से एयर आती है, और ये जो बेल होता है बहुत स्पीड से घूमता है, लगभग 40,000 RPM, मतलब 1 मिनट में 40,000 रिवॉल्यूशन, इतनी स्पीड से घूमता है। और इतनी स्पीड पे जैसे ही हमारा पेंट और एयर का मिक्सचर जैसे ही इस बेल के संपर्क में आता है तो तुरंत क्या करता है, वो उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने से क्या होता है कि पेंट जो है इसके एज से होते हुए बाहर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरह से। देखिए ये भी एक तरह से एटोमाइजेशन हुआ, राइट। अब हम लोग देखेंगे हम लोग जानेंगे कि स्प्रे टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, इसका किस तरह से क्लासिफिकेशन है। तो मैंने इसको एक तरह से करने की कोशिश की है। तो देखिए जैसे स्प्रे एप्लीकेशन जो होता है 2 तरीके का हो सकता है, या तो मैनुअल हो सकता है या ये ऑटोमेटिक हो सकता है। दिस वन इज़ ऑटोमेटिक, दिस वन इज़ मैनुअल। अब मैनुअल में भी 2 तरीके का होता है, एक कन्वेंशनल गन हम लोग यूज़ करते हैं और एक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक गन यूज़ करते हैं, राइट। कन्वेंशनल गन याद रखिएगा इसको, मैनुअल स्प्रे में भी 2 तरीके का होता है, कन्वेंशनल गन हो गया और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक गन हो गया। अब कन्वेंशनली हम लोग जो यूज़ करते हैं उसमें 2 तरीके का होता है, वो एयर असिस्टेड और एयरलेस। एयर असिस्टेड मतलब इसमें एयर की हेल्प की ज़रूरत होगी, और एयरलेस मतलब जिसमें बिना एयर के स्प्रे होगा, एयर की ज़रूरत नहीं होगी उसमें। इस तरह से जो एयर असिस्टेड होता है ये 4 तरीके का मेनली है। कन्वेंशनल स्प्रे गन सिस्टम, राइट, सक्शन या सिफॉन स्प्रे गन सिस्टम, फिर ग्रेविटी फीड सिस्टम, प्रेशर फीड सिस्टम, ये 4 तरीके का हो गया। इसी तरीके से जो ऑटोमेटिक स्प्रे है, यहाँ पर जो मैंने आपकी कोर्स में रखने की कोशिश की है, इसमें 2 एक्सिस रेसिप्रोकेटर और 3 एक्सिस रोबोटिक पेंटिंग, ये ऑटोमेटिक स्प्रे पेंटिंग है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसको अपने दिमाग में रखने की कोशिश करिए कि स्प्रे एप्लीकेशन में इसका पिक्चर अगर आपके दिमाग में आ जाए तुरंत, जैसे हमने स्प्रे एप्लीकेशन बोला तो आपके दिमाग में पिक्चर आ जाना चाहिए कि कौन सा, कहाँ पर हम लोग हैं, किसकी बात करना चाह रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रख के कोशिश करिए समझने की, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।